हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं प्रयास क्लासेस जीरो टू टॉप। तो इस वीडियो में मैं आपको टेंस को एक साथ मेमोराइज करने के तरीके को बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी टेंस को एक साथ बिना कंफ्यूजन के ठीक से मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक से उसे याद रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन सभी के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम लोग टेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी काफ़ी हमें कंफ्यूजन होती है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म यूज करें। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और देखिए। शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये इंडेफिनिट चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें जो वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट में है और वो सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो वहां पे क्या करेंगे, हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे उसने उपन्यास लिखा, ही रोट अ नॉवेल। मैंने तुम्हें बुलाया, आई कॉल्ड यू। रामू ने मुझसे कहा, रामू सेड टू मी। मेरे भाई ने मुझसे बताया, माई ब्रदर टोल्ड मी। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। कब? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक। बाकी अगर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस ना हो तो कोई भी इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, लेकिन जब वो सेंटेंस नेगेटिव हो। जैसे उसने उपन्यास नहीं लिखा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, आई डिडंट कॉल यू। इस तरह से। तो देखिए, अब आपको ये समझ में आ गया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम किन टेंस में यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। अब आइए हेल्पिंग वर्ब में। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर वो वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो नो एच वी। नो एच वी मीन्स कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं। मतलब कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सभी को पता है कि इंग्लिश में सभी क्रियाएं पहले से ही बहुवचन में होती हैं, मतलब प्लूरल में होती हैं। तो वर्ब्स को सिंगुलर में चेंज करने के लिए हमें एस या ईएस ऐड करना पड़ता है। जैसे गो, गो जो है वो प्लूरल फॉर्म है, अगर इसका सिंगुलर फॉर्म लिखना है तो गोज लिखना पड़ेगा। तो किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ गोज लगाएंगे। जैसे वह घर जाता है, ही गोज टू होम। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। यहाँ पे हम प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे गोज नहीं होगा, गो होगा। ठीक। लेकिन
अगर नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो हम लोग सब्जेक्ट का यूज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। जैसे आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूं। नहीं जाता है ही डज नॉट गो टू स्कूल। रेखा भोजन नहीं बनाती है, रेखा डज नॉट कुक फूड, रेखा भोजन नहीं बनाती है। तो यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव है तो वहाँ हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वो चाहे कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस में वर्ब हो, चाहे अफर्मेटिव में हो, नेगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो, हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस, तो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज किया जाता है। इसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि हम लोग इन 6 टेंसेज में तो आईएनजी फॉर्म का ही यूज करेंगे, इन 3 टेंसेज में तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन वहाँ एक एक्सेप्शन है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। अब बच गया परफेक्ट, तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। मतलब कि अगर क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगे होंगे, तो हम लोग उसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब हमें बस हेल्पिंग वर्ब जानना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम होती है। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम का यूज करते हैं। अब आइए देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही, सी, इट, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लोग विल या शैल बी, विल बी या शैल बी का यूज करते हैं। ठीक, अब आइए परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं। प्रोनाउन में आई, यू, वी, दे, अगर प्रोनाउन हो सब्जेक्ट के प्लेस पे तो हम लोग हैव का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर ही, सी, इट हो तो हम लोग हैज़ का यूज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल प्लस हैव। इट मीन्स विल हैव या शैल हैव। ठीक, अब आइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आप परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको लर्न है, प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की और फ्यूचर परफेक्ट की, तो उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बीन लगा देना है। देखिए हैज़ या हैव प्लस बीन, तो ये हो जाएगा हैज़ बीन या हैव बीन। अब यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल या शैल प्लस हैव बीन। आप क्या करेंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे। तो अब ये देखिए पूरे टेंस में किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है,
वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है हमने समझ लिया। इसके बाद अब हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो उस का नॉलेज जो है आपको हमारे पिछली वीडियो से मिल जाएगा। हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। अब आइए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह उपन्यास लिखता है, यहाँ देखिए लिखता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव। इसका मतलब कि यहाँ पे नो एचवी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट में भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग का वर्ब का यूज नहीं होता है। तो यहाँ देखिए वह है सब्जेक्ट, ठीक, लिखता है वर्ब है। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे अगर, तो पता होगा अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और हिंदी में लास्ट में वर्ब है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये देखिए हिंदी में सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। लेकिन जब आप इंग्लिश स्ट्रक्चर में उसे फिट करेंगे तो इस तरह से करेंगे। तो वह, ही, और लिखता है, राइट। अब यहाँ देखिए ही सिंगुलर है और राइट प्लूरल है, क्योंकि इंग्लिश में क्रियाएं पहले से ही प्लूरल होती हैं। यहाँ तो हम कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे भी सिंगुलर बना देंगे। तो ही राइट्स और उपन्यास अ नॉवेल, ही राइट्स अ नॉवेल, ठीक। अब अगर टेंस यही हो, सेंटेंस चेंज हो जाए, मतलब कि ये नेगेटिव में कर दिया जाए, वह उपन्यास नहीं लिखता है, अगर यहाँ कर दिया जाए वह उपन्यास नहीं लिखता है, तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हमें इसे लिखना पड़ेगा ही डज या डू में से एक, ही डज नॉट, वर्ब के प्लेस पे राइट अ नॉवेल, ही डज नॉट राइट अ नॉवेल। लेकिन यहाँ पे अगर सब्जेक्ट भी सिंगुलर ना हो, प्लूरल हो, मतलब कि ही के प्लेस पे वी हो, तो हम यहाँ पे डू लिखेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू का यूज करते हैं, ठीक। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। इसी तरह से हम लोग हर एक टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर आपको पता है तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये देखिए उसने उपन्यास लिखा, तो ही रोट अ नॉवेल। बिल्कुल ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव पहले था जब नहीं लगा था, तो हमने जो स्ट्रक्चर फिट किया था वो था ही राइट्स अ नॉवेल। यहाँ पे ही रोट अ नॉवेल। देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिया। लेकिन अगर यही लिख दिया जाए उसने उपन्यास नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट राइट अ नॉवेल। उसने उपन्यास नहीं लिखा। अब देखिए जब हम डिड लगा दिए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए। अब आइए देखते हैं वह उपन्यास लिखेगा, तो ही विल राइट अ नॉवेल, ही विल राइट अ नॉवेल। यहाँ देखिए हमने बताया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो अफर्मेटिव नेगेटिव हर एक सेंटेंस में विल या शैल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यहाँ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। तो इस तरह से हम लोग समझ चुके हैं। अब अगर कंटिन्यूअस हो, जैसे वह उपन्यास लिखता है, अगर इसे कंटिन्यूअस में वर्ब को चेंज करें तो ये हो जाएगा वह उपन्यास लिख रहा है। तो इसके लिए लिखा जाएगा ही इज राइटिंग अ नॉवेल,
ही इज राइटिंग अ नॉवेल। और हम उपन्यास लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अ नॉवेल। और मैं उपन्यास लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ नॉवेल। ठीक, इसी तरह से अगर इसे पास्ट में कर दिया जाए, वह उपन्यास लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ नॉवेल, ही वॉज राइटिंग अ नॉवेल। और वे उपन्यास लिख रहे थे, दे वर राइटिंग अ नॉवेल। और अगर इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में कर दिया जाए कि मैं उपन्यास लिख रहा हूँगा, तो आई विल बी राइटिंग अ नॉवेल। देखिए आई के साथ शैल का यूज होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में तो आई के साथ अब विल का ही यूज किया जा रहा है। ठीक, अब परफेक्ट में वह उपन्यास लिख चुका है, ही हैज़ रिटन अ नॉवेल। क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो ही हैज़ रिटन अ नॉवेल। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाए कि वे उपन्यास लिख चुके हैं, तो दे हैव रिटन अ नॉवेल हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी टेंस में, आप किसी भी टेंस को अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आपको उस टेंस के बारे में ये पता होना चाहिए कि इस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। बाकी आपको सेंटेंस की पहचान, जो टेंस की पहचान आनी चाहिए और सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। आप पूरे टेंस को अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।